एब्सर्डिज्म एक फिलोसफिकल थ्योरी है जो कहती है कि यूनिवर्स अपने आप में इरेशनल है। इसमें कोई फिक्स्ड लॉजिक नहीं है, कोई अल्टीमेट मीनिंग नहीं है। सब कुछ चल रहा है, लेकिन क्यों चल रहा है इसका कोई क्लियर जवाब नहीं मिलता। इंसान बचपन से ही सवाल करता है, मैं कौन हूँ, मेरी लाइफ का पर्पज क्या है, इस सब का मतलब क्या है। वो हर चीज़ को समझना चाहता है, हर चीज़ के पीछे रीजन ढूंढना चाहता है। लेकिन जब वो इन सवालों के साथ दुनिया की तरफ देखता है तो उसे वहाँ सिर्फ खामोशी मिलती है। एक तरफ रैशनल इंसान खड़ा है जो लॉजिक चाहता है, क्लैरिटी चाहता है, फाइनल आंसर चाहता है। दूसरी तरफ इरेशनल यूनिवर्स है जो कोई सीधा जवाब नहीं देता। ये टकराव धीरे धीरे महसूस होता है। कभी हमारी इंटेंशंस कुछ और होती हैं, लेकिन आउटकम्स बिल्कुल अलग निकलते हैं। हम सोचते हैं मेहनत का रिजल्ट सक्सेस होगा, लेकिन कभी फेलियर मिलता है। हम किसी चीज़ को दिल से इम्पोर्टेंट समझते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिवली शायद उसकी कोई खास वैल्यू ही ना हो। जो हमें बहुत मीनिंगफुल लगता है शायद दुनिया के स्केल पर मीनिंगलेस हो। इसी तरह इंसान और यूनिवर्स के बीच एक कांस्टेंट टेंशन बनी रहती है। इंसान मीनिंग चाहता है, लेकिन यूनिवर्स कोई गारंटी नहीं देता। वो ना हाँ कहता है ना बस चुप रहता है। एब्सर्डिज्म कहता है कि ये कन्फ्लिक्ट सिर्फ कुछ मोमेंट्स तक लिमिटेड नहीं है। ये सिर्फ लाइफ के किसी फेज की फीलिंग नहीं है, बल्कि पूरी एग्जिस्टेंस ही एक तरह का एब्सर्ड एक्सपीरियंस बन जाती है। यानी एब्सर्डिटी कोई छोटी सी सिचुएशन नहीं, बल्कि लाइफ का बेसिक स्ट्रक्चर ही है, जहाँ इंसान जवाब ढूंढता रहता है और यूनिवर्स बस खामोश रहता है। एकेडमिक लिटरेचर में एब्सर्ड को एक ही सिंपल आइडिया के रूप में नहीं देखा जाता। अलग अलग थ्योरिस्ट इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स पर फोकस करते हैं। कोई प्रैक्टिकल कन्फ्लिक्ट को हाईलाइट करता है, कोई थ्योरेटिकल डेप्थ को। हर थिंकर अपने डेफिनेशन को एब्सर्ड के किसी एक पहलू पर टिकाता है। प्रैक्टिकल लेवल पर एब्सर्ड तब पैदा होता है जब इंसान एक ऐसे वर्ल्ड में मीनिंग ढूंढने की कोशिश करता है जो खुद ही मीनिंगलेस हो। इंसान के अंदर एक गहरी इच्छा होती है कि लाइफ का कोई पर्पस हो, कोई डायरेक्शन हो, कोई फाइनल रीजन हो। लेकिन जब वो रियलिटी को देखता है तो उसे कोई क्लियर जवाब नहीं मिलता। यही टेंशन, यही बेचैनी एब्सर्ड के एक्सपीरियंस बन जाती है। थ्योरेटिकल लेवल पर बात और गहरी हो जाती है। यहाँ फोकस इस बात पर होता है कि ह्यूमन रीजन की एक एपिस्टेमिक लिमिटेशन है, यानी हमारी सोच और लॉजिक की सीमाएं होती हैं। हम जितना भी सोच लें, जितनी भी रीजनिंग कर लें, हम एग्जिस्टेंस के अल्टीमेट नेचर को पूरी तरह पकड़ नहीं पाते। रीजन पावरफुल है, लेकिन इनफाइनाइट नहीं। वो रियलिटी के फाइनल ट्रूथ को कम्प्लीटली समझ नहीं पाती। ट्रेडिशनली इस कन्फ्लिक्ट को एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल चीज के बीच की तकरार के रूप में देखा गया है। एक तरफ इंसान के अंदर का वो हिस्सा है जो क्लैरिटी चाहता है, ऑर्डर चाहता है, मीनिंग चाहता है। दूसरी तरफ यूनिवर्स का वो रूप है जो इनडिफरेंट लगता है, जैसे उसे फर्क ही नहीं पड़ता। वो साइलेंट है, वो इरेशनल सा होता है। और इसी बीच इंसान खड़ा है अपने सवालों के साथ, अपने रीजनिंग के साथ, एक ऐसे कॉस्मोस के सामने जो ना कन्फर्म करता है ना डिनाय, बस चुप रहता है। लेकिन बाद के कुछ थिंकर्स ने इस तस्वीर को थोड़ा बदल दिया। उन्होंने कहा शायद ये कन्फ्लिक्ट सिर्फ इंसान और यूनिवर्स के बीच नहीं है, शायद ये दोनों चीज़ें बाहर नहीं बल्कि इंसान के अंदर ही चल रही हैं। एक तरफ इंसान के अंदर ही ये कैपेसिटी होती है कि वो समझ सके कि हर अल्टीमेट पर्पज शायद आर्बिट्रेरी हो सकता है, यानी बस बना हुआ, कोई फाइनल फाउंडेशन के बिना। वो लॉजिकली देख सकता है कि शायद कोई एब्सोल्यूट मीनिंग नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ उसी इंसान के अंदर एक और चीज़ होती है, एक इनकैपेसिटी। वो चाहे जितना समझ ले कि शायद कोई फाइनल मीनिंग नहीं है, फिर भी वो मीनिंग की परवाह करना बंद नहीं कर सकता। वो पर्पस चाहता है और चाहता ही रहता है। यानी
हम जानते हैं कि शायद कोई फाइनल जवाब नहीं मिलेगा, फिर भी हम सवाल पूछना नहीं छोड़ते। हम समझ लेते हैं कि शायद सब कुछ आर्बिट्रेरी है, फिर भी हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ इम्पोर्टेंट हो। यही इंटरनल टग ऑफ वॉर एब्सर्ड को और गहरा बना देता है। कुछ अकाउंट्स तो एक मेटाकॉग्निटिव कंपोनेंट भी जोड़ते हैं। उनके हिसाब से एब्सर्ड तब पूरी तरह से अराइज होता है जब इंसान को इस कन्फ्लिक्ट का अवेयरनेस हो, जब वो कॉन्शियसली महसूस करे कि उसके अंदर दो ऑपोजिट टेंडेंसी चल रही हैं, जब वो देख सके कि उसकी डिज़ायर और उसकी अंडरस्टैंडिंग के बीच एक गैप है। जब तक ये सेल्फ अवेयरनेस नहीं होती तब तक शायद एब्सर्ड का पूरा एक्सपीरियंस भी नहीं होता। लेकिन जैसे ही इंसान अपनी ही सोच को देखने लगता है, अपने ही अंदर के कन्फ्लिक्ट को पहचान लेता है, वहाँ से एब्सर्ड सिर्फ एक फीलिंग नहीं बल्कि एक कॉन्शियस रियलिटी बन जाता है। कुछ आर्ग्यूमेंट्स जो एब्सर्डिज्म के फेवर में दिए जाते हैं वो इंसान की कॉस्मिक इनसिग्निफिकेंस पर फोकस करते हैं, यानी इतने बड़े यूनिवर्स में हमारे एग्जिस्टेंस का लगभग नेग्लिजिबल होना। जब हम अपनी लाइफ को यूनिवर्स के स्केल पर रख कर देखते हैं तो लगता है जैसे हमारे स्ट्रगल्स, अचीवमेंट्स, फेलियर्स सब कुछ एक छोटी सी धूल का जर्रा हो। इस पिक्चर में डेथ का रोल भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। मौत हर प्रोजेक्ट, हर सपने, हर प्लान को एक फाइनल एंड दे देती है। चाहे हम कितना भी बिल्ड कर लें, एक दिन सब रुक जाएगा। अगर सब कुछ ख़त्म हो जाना है तो अल्टीमेट पर्पस का आइडिया धीरे धीरे क्वेश्चनेबल लगने लगता है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि किसी फाइनल एब्सोल्यूट पर्पस को अज्यूम करना खुद में ही इम्प्लॉजिबल है, क्योंकि उसका कोई क्लियर एविडेंस नहीं मिलता। लेकिन एब्सर्डिज्म के अगेंस्ट ऑब्जेक्शंस भी कम नहीं हैं। कई लोग कहते हैं कि लाइफ एक्चुअली मीनिंगफुल है, बस हमें उस मीनिंग को समझने का तरीका सीखना है। कुछ क्रिटिक्स ये भी पॉइंट आउट करते हैं कि एब्सर्डिज्म में इनकंसिस्टेंसीज हो सकती हैं। जैसे अगर कोई कहता है सब कुछ एब्सर्ड है, तो क्या ये क्लेम खुद भी एब्सर्ड नहीं होगा? अगर हर चीज़ मीनिंगलेस है तो ये स्टेटमेंट भी उसी कैटेगरी में आ जाएगा। एब्सर्डिज्म के डिफेंडर्स कंप्लेन करते हैं कि प्रोफेशनल फिलोसोफर ने इस टॉपिक को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जितनी देनी चाहिए थी, जबकि इसका सब्जेक्ट बहुत फंडामेंटल है और इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत गहरा हो सकता है। जब कोई इंसान सीरियसली एब्सर्ड को फेस करता है तो वो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में गिर सकता है, एक ऐसी स्टेट जहाँ सब कुछ हॉलो, अनस्टेबल और डायरेक्शनलेस लगने लगता है। फिर सवाल उठता है, अगर लाइफ एब्सर्ड है तो इसे डील कैसे करें? ट्रेडिशनल एब्सर्डिस्ट लिटरेचर में 3 मेन रिस्पॉन्स डिस्कस करते हैं: सुसाइड, रिलीजियस बिलीफ और रिबेलियन। सुसाइड को एक एक्सट्रीम एस्केप माना गया है, जहां इंसान कॉन्फ्लिक्ट को ही ख़त्म कर देता है। रिलीजियस बिलीफ एक हायर पर्पस का आइडिया देता है, जहां एब्सर्ड को एक डिवाइन प्लान के थ्रू डिसॉल्व कर दिया जाता है। लेकिन रिबेलियन को यूजुअली रिकमेंडेड रिस्पॉन्स माना गया है। रिबेलियन का मतलब एब्सर्ड से भागना नहीं बल्कि उसे एक्सेप्ट करना और फिर भी जीने का डिसीजन लेना। ये एक कॉन्शियस डिफेंस है, मीनिंग के बिना भी जीना, टेंशन के साथ जीना। बाद में थ्योरिस्ट ने कुछ और रिस्पॉन्सेज भी सजेस्ट किए, जैसे आयरोनी, लाइफ को थोड़ा कम सीरियस लेना, उस पर हल्का सा हंस देना, या फिर इग्नोरेंस, कन्फ्लिक्ट के बारे में ज़्यादा सोचना ही नहीं है। कुछ एब्सर्डिस्ट तो ये तक कहते हैं कि रिस्पॉन्स का क्वेश्चन ही इनसिग्निफिकेंट है। अगर सच में कुछ भी अल्टीमेटली मैटर ही नहीं करता तो फिर हम कैसे रिएक्ट करते हैं ये भी मैटर नहीं करेगा। इस नज़रिए में चाहे हम रिबेल करें, एक्सेप्ट करें, बिलीव करें या इग्नोर करें, सब कुछ उसी एब्सर्ड फ्रेमवर्क का हिस्सा बन जाता है। इंसान फिर भी जीता है, सोचता है, रिएक्ट करता है और यूनिवर्स फिर भी खामोश रहता है। एब्सर्डिज्म शब्द
सबसे ज़्यादा एल्बर्ट कैमस की फिलॉसफी में जुड़ा हुआ है। उन्होंने एब्सर्ड को सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी के रूप में नहीं देखा, बल्कि एक लिव्ड एक्सपीरियंस के रूप में समझाया। लेकिन एब्सर्ड का कॉन्सेप्ट कैमस से पहले भी मिलता है, खासकर सोरेन कियरकेगार्ड के काम में। कियरकेगार्ड ने फेथ, डिस्पेयर और इंडिविजुअल एक्सिस्टेंस के थ्रू इस टेंशन को एक्सप्लोर किया। उनके यहाँ एब्सर्ड का रिलेशन फेथ के लीप से जुड़ा हुआ है, जहाँ लॉजिक फेल हो जाता है और इंडिविजुअल को एक पर्सनल डिसीजन लेना पड़ता है। एब्सर्डिज्म का रिलेशन एग्जिस्टेंशियल फिलॉसफी से भी काफ़ी गहरा है। दोनों ही इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस और पर्सनल एक्सपीरियंस को सेंट्रल इम्पोर्टेंस देते हैं। लेकिन एग्जिस्टेंशियलिज्म थोड़ा ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक माना जाता है। वो कहता है कि चाहे ऑब्जेक्टिव मीनिंग ना हो, इंसान अपना मीनिंग क्रिएट कर सकता है। एब्सर्डिज्म यहीं पर थोड़ा अलग हो जाता है। वो कन्फ्लिक्ट पर ज़्यादा फोकस करता है, उस बेचैनी पर जो तब पैदा होती है जब हम मीनिंग चाहते हैं लेकिन वर्ल्ड हमें कोई फाइनल जवाब नहीं देता। एब्सर्डिज्म और नाहिलिज्म में भी सरफेस सिमिलैरिटी है। दोनों ही एक्सेप्ट करते हैं कि लाइफ का कोई गिवन ऑब्जेक्टिव मीनिंग नहीं है, पर फर्क सबल है। नाहिलिज्म इस बात को एक आइसोलेटेड फैक्ट के रूप में देख लेता है, जैसे बस इतना कह देना ही काफ़ी हो कि मीनिंग नहीं है। एब्सर्डिज्म के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ सिर्फ मीनिंग का एब्सेंस नहीं, बल्कि इंसान की अंदर की डिज़ायर और वर्ल्ड की इनडिफरेंस के बीच का कॉन्फ्लिक्ट है। इसी कॉन्फ्लिक्ट का रियलाइजेशन कभी कभी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस को ट्रिगर कर सकता है, एक ऐसी स्टेट जहां एंग्जाइटी, डिप्रेशन या डीप एम्प्टीनेस महसूस होती है। सब कुछ अनस्टेबल और खाली लगने लगता है। लेकिन यहाँ एक बात भी है, ऑब्जेक्टिव मीनिंग का ना होना ये प्रूव नहीं करता कि सब्जेक्टिव मीनिंग इम्पॉसिबल है। एक कॉन्शियस थिंकर फिर भी अपनी लाइफ में पर्सनल सब्जेक्टिव मीनिंग क्रिएट कर सकता है, चाहे यूनिवर्स खुद चुप ही क्यों ना रहे। आखिर में एब्सर्डिज्म एक फिलोसॉफिकल थेसिस है जो क्लेम करता है कि लाइफ या पूरा वर्ल्ड ही अपने आप में एब्सर्ड है, यानी उसमें कोई फाइनल मीनिंग या अल्टीमेट पर्पस नहीं मिलता। एब्सर्ड शब्द का बेसिक सेंस ये है किसी चीज़ में सेंस या पर्पस की कमी हो, लेकिन इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है, इस पर फिलोसोफर के बीच अभी भी डिसएग्रीमेंट है। अलग अलग डेफिनेशंस दी गई हैं, कौन सी डेफिनेशन चूज की जाती है ये उस पर डिपेंड करता है कि एब्सर्डिज्म हमें सही लगेगा या गलत। एक नज़रिए से ये बात सही लग सकती है, दूसरे नज़रिए से नहीं। एक जनरल सेंस में एब्सर्ड उस चीज़ को कहते हैं जिसमें कंट्राडिक्शंस या पैराडॉक्स हो, कुछ ऐसा जो रीजन से पूरी तरह समझा ना जा सके। ऐसी सिचुएशन जहां लॉजिक अप्लाई करने पर भी क्लैरिटी ना मिले। लेकिन एब्सर्डिज्म के कॉन्टेक्स्ट में ये शब्द थोड़ा स्पेसिफिक हो जाता है। यहाँ एब्सर्ड यूजुअली एक पार्टिकुलर तरह के कॉन्फ्लिक्ट को रेफर करता है। ज़्यादातर डेफिनेशंस कहती हैं कि एब्सर्ड तब पैदा होता है जब दो चीज़ों के बीच कॉलिजन हो, पर डिसएग्रीमेंट इसी बात पर है कि वो दो चीज़ें एग्जैक्टली क्या हैं। ट्रेडिशनली इसे रैशनल इंसान और इरेशनल वर्ल्ड के कन्फ्रंटेशन के रूप में देखा गया है। एक तरफ ह्यूमन बीइंग जो हर चीज़ को लॉजिक और रीजन से समझता है, दूसरी तरफ यूनिवर्स जो इनडिफरेंट और साइलेंस रहता है, जैसे उसे हमारे सवालों से कोई मतलब ही ना हो। कुछ लोग इसे इस तरह डिफाइन करते हैं कि हम रीजन के थ्रू किसी ऐसी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं जो रैशनल लिमिट्स के बाहर है, यानी हम अपने लिमिटेड टूल से अनलिमिटेड रियलिटी को पकड़ने की कोशिश करते हैं। दूसरी डेफिनेशंस इंटेंशंस और आउटकम के गैप को हाईलाइट करती है। हम प्लान कुछ और करते हैं, रियलिटी कुछ और दे देती है, या फिर एस्पायरेशन और रियलिटी के बीच का डिफरेंस। बाद में थ्योरीज ने इस पिक्चर को और इंटरनल बना दिया। उनके हिसाब से कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ इंसान और वर्ल्ड के बीच में नहीं, बल्कि इंसान के अंदर ही एग्जिस्ट करता है।
एक तरफ हमारी एबिलिटी है कि हम समझ सकें कि फाइनल गोल्स या अल्टीमेट पर्पसेस शायद आर्बिट्रेरी हैं, दूसरी तरफ हमारी इनएबिलिटी है कि हम उन कमिटमेंट्स को छोड़ नहीं पाते। हम जानते हैं शायद कोई फाइनल फाउंडेशन नहीं है, फिर भी हम अपने वैल्यूज़ को सीरियसली लेते रहते हैं। यही एब्सर्डिज्म का फ़र्क नाहिलिज्म से क्लियर होता है। नाहिलिज्म बस इतना कहता है कि कुछ भी मैटर नहीं करता। एब्सर्डिज्म कहता है कि शायद ऑब्जेक्टिवली कुछ मैटर ना करे, लेकिन हमें फिर भी लगता है कि चीज़ें मैटर करती हैं, और यही टेंशन एब्सर्ड को जन्म देती हैं। यानी एब्सर्ड एक रिलेशनल फिनोमिनन है, दो साइड्स के बीच का कॉन्फ्लिक्ट। रिसर्चर्स ने एब्सर्ड के अलग अलग कंपोनेंट्स पर फोकस किया है। कुछ अकाउंट्स प्रैक्टिकल डायमेंशन को हाईलाइट करते हैं, इंडिविजुअल को स्ट्रगल जो मीनिंग ढूंढता रहता है एक ऐसे वर्ल्ड में जो जवाब नहीं देता। दूसरे थ्योरेटिकल डायमेंशन पर जोर देते हैं, हमारी एपिस्टेमेटिक लिमिटेशंस यानी हमारी सोच की सीमाएं। हम वर्ल्ड को पूरी तरह जान या रैशनली ग्रेस्प नहीं कर पाते। एक और डिबेट यह है कि कन्फ्लिक्ट सिर्फ इंटरनल है या इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों के बीच है, और कुछ थ्योरिस्ट एक मेटाकॉग्निटिव एलिमेंट भी इंक्लूड करते हैं। उनके हिसाब से एब्सर्ड तभी अराइज होता है जब इंडिविजुअल को इस कॉन्फ्लिक्ट का अवेयरनेस हो, जब वो कॉन्शियसली महसूस करे कि उसकी डिज़ायर फॉर मीनिंग और वर्ल्ड की इस साइलेंस के बीच एक इरिकॉन्सिलेबल गैप है। जब इंसान अपनी ही सोच को देखने लगता है, अपनी ही बेचैनी को समझने लगता है, तब एब्सर्ड सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं रहता, वो एक लिव्ड कॉन्शियस एक्सपीरियंस बन जाता है। एब्सर्डिज्म का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि एब्सर्ड सिर्फ कुछ पार्टिकुलर सिचुएशन तक लिमिटेड नहीं है। ये सिर्फ कभी कभी होने वाली फ़नी या स्ट्रेंज सिचुएशन का नाम नहीं है। जो चीज़ें हमें अंदर से बहुत ज़रूरी लगती हैं, जैसे प्रमोशन, रेपुटेशन, अचीवमेंट्स, अगर इसको एक बड़े लेवल पर देखें तो शायद ये पूरी तरह से मीनिंगलेस हों। यहाँ एक कॉन्फ्लिक्ट रिवील होता है। इंटरनल पर्सपेक्टिव से लाइफ डीपली मीनिंगफुल फील होती है। हमारी फीलिंग्स, गोल्स, अटैचमेंट्स रियल लगते हैं, लेकिन एक्सटर्नल डिटैच्ड पर्सपेक्टिव से वही लाइफ रैंडम और डायरेक्शनलेस लग सकती है। और इसी दो नज़रियों के बीच, अंदर की सीरियसनेस और बाहर की इंडिफरेंस के बीच एब्सर्ड का एक्सपीरियंस जन्म लेता है। एब्सर्ड एक प्रॉब्लम इसलिए बन जाता है क्योंकि हमारे अंदर मीनिंग और पर्पस की स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होती है। हम चाहते हैं कि हमारी मेहनत बेकार ना जाए। हम चाहते हैं कि हमारे रिलेशंस, हमारे स्ट्रगल्स, हमारे सेक्रीफाइसेस का कोई फाइनल सेंस हो। लेकिन जब वर्ल्ड हमें कोई क्लियर आंसर नहीं देता, तब ये टेंशन्स और इंटेंस हो जाती हैं। इसी वजह से एब्सर्ड का रियलाइजेशन अक्सर एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस के साथ जुड़ा होता है। एक ऐसी स्टेट जहां इंसान को लगता है कि जो चीज़ें अब तक सॉलिड लग रही थीं, उनकी फाउंडेशन ही हिल गई है। ये क्राइसिस सिर्फ इंटेलेक्चुअल नहीं होता, ये इमोशनल भी होता है। एंग्जाइटी, कन्फ्यूजन और एक डीप एम्प्टीनेस का एक्सपीरियंस होता है, जैसे अंदर से कुछ टूट गया हो या जैसे ग्राउंड ही अनस्टेबल हो गया हो। प्रैक्टिकल लेवल पर एब्सर्ड का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ये है कि लोग लाइफ को कितनी सीरियसनेस से लेते हैं। ये सीरियसनेस हर जगह दिखाई देती है। फेम हो, प्लेजर हो, जस्टिस हो, नॉलेज हो या सिर्फ सर्वाइवल, हम अपने गोल्स को सीरियस लेते हैं, दूसरों की लाइफ को भी सीरियस लेते हैं। हम प्लान्स बनाते हैं, सेक्रीफाइसेस करते हैं, रिलेशनशिप्स को प्रोटेक्ट करते हैं, अपनी आइडेंटिटी को बिल्ड करते हैं, जैसे ये सब डीपली मीनिंगफुल हो। लेकिन यहाँ एक नोटिसेबल प्रॉब्लम है। एक तरफ हम अपनी और दूसरों की ज़िंदगी को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, दूसरी तरफ जब हम थोड़ा डिस्टेंस लेकर देखें एक ब्रॉडर कॉस्मिक पर्सपेक्टिव से, तो लगता है कि ये सब कुछ एक बड़े इंडिफरेंट यूनिवर्स में काफ़ी आर्बिट्रेरी है।
इस टेंशन को इम्पोर्टेंस और केयरिंग के टर्म्स में समझा जा सकता है। ऑब्जेक्टिवली शायद इन चीज़ों का कोई अल्टीमेट सिग्निफिकेंस ना हो, लेकिन सब्जेक्टिवली हम इनके लिए डीपली केयर करते हैं। यही केयरिंग और ऑब्जेक्टिव आर्बिट्रेरीनेस के बीच का कॉलिजन एब्सर्ड को डिफाइन करता है। यही सिचुएशन शायद सबसे क्लियरली तब दिखाई देता है जब कोई इंसान दो आर्बिट्रेरी ऑप्शंस के बीच सीरियसली डिसीजन ले रहा हो सकता है अल्टीमेट लेवल पर दोनों ऑप्शंस में कोई रियल डिफरेंस ना हो, फिर भी वो एजेंट उन्हें लाइफ चेंजिंग चॉइस की तरह ट्रीट करता है। यहाँ सीरियसनेस और आर्बिट्रेरीनेस सीधा टकराते हैं। कुछ थ्योरिस्ट्स एथिकल पर्सपेक्टिव से एब्सर्डिज्म और नाहिलिज्म को सिमिलर तरह से डिस्क्राइब करते हैं, जैसे ये व्यू है इट डज नॉट मैटर हाउ वी एक्ट या एवरीथिंग इज परमिटेड। इस नज़रिए के हिसाब से एब्सर्ड का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि हम जो भी हायर गोल्स चूज करते हैं उसे आखिर में डाउट किया जा सकता है, क्योंकि फाइनल स्टेप पर उसका कोई हायर ऑर्डर जस्टिफिकेशन नहीं मिलता। हर पर्पस के ऊपर एक और क्यों पूछा जा सकता है और ये चेन कभी अल्टीमेट फाउंडेशन तक नहीं पहुंचती। लेकिन फिर भी यूजुअली एब्सर्डिज्म और नाहिलिज्म के बीच एक क्लियर डिस्टिंक्शन मेंटेन किया जाता है। नाहिलिज्म सीधा कंक्लूड करता है कि कुछ भी मैटर नहीं करता। एब्सर्डिज्म थोड़ा डिफरेंट है, ये कहता है हो सकता है ऑब्जेक्टिव मीनिंग ना हो, लेकिन इंसान की डिज़ायर फॉर मीनिंग फिर भी रियल है। यही कन्फ्लिक्ट डिज़ायर और एब्सेंस के बीच का एब्सर्ड का कोर है। एब्सर्डिज्म सिर्फ एम्प्टीनेस का क्लेम नहीं है, ये उस एम्प्टीनेस के खिलाफ इंसान की बेचैनी का नाम है। एब्सर्डिज्म का ओरिजिन 20th सेंचुरी में हुआ, जब एग्जिस्टेंशियलिज्म और नाहिलिज्म जैसे मूवमेंट्स भी उभर रहे थे। तीनों स्कूल्स एक कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू होते हैं, इंसान का वो एक्सपीरियंस जहाँ एग्जिस्टेंस कन्फ्यूजन, एंग्विश और अपेरेंट मीनिंगनेस का एहसास कराती है। दुनिया कभी कभी ऐसी लगती है जैसे उसमें कोई क्लियर मीनिंग नहीं है, फिर भी इंसान को जीना है, चूज करना है और किसी ना किसी तरह मीनिंग ढूंढना या क्रिएट करना है। यहीं से तीनों फिलॉसफीज शुरू होती हैं, लेकिन आगे जाकर उनके कंक्लूजन अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं। एग्जिस्टेंशियलिस्ट यूजुअली ये सलाह देते हैं कि इंडिविजुअल को अपनी लाइफ का मीनिंग खुद कंस्ट्रक्ट करना चाहिए। उनके लिए फ्रीडम और रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल आइडियाज़ हैं। इंसान अपनी चॉइसेस के थ्रू अपनी आइडेंटिटी बनाता है, अपना पर्पस शेप करता है। अगर वर्ल्ड रेडीमेड मीनिंग नहीं देता तो इंसान खुद मीनिंग क्रिएट करे, ये उनका स्टैंस होता है। नाहिलिस्ट इसके बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में खड़े होते हैं। उनका कहना है कि जब ऑब्जेक्टिव मीनिंग एग्जिस्ट ही नहीं करता तो मीनिंग को अफर्म करना या उस पर इंसिस्ट करना एक मूर्खता है। उनके लिए एब्सेंस ऑफ मीनिंग ही फाइनल कंक्लूजन है। एब्सर्डिस्ट खासकर एल्बर्ट कैमस के बाद एक बीच का स्टैंस लेते हैं। वो ये पॉसिबिलिटी अलाउ करते हैं कि लाइफ में सब्जेक्टिव वैल्यू हो सकती है, लेकिन वो एग्जिस्टेंशियलिस्ट की तरह कॉन्फिडेंट नहीं होते कि सेल्फ कंस्ट्रक्टेड मीनिंग ही अल्टीमेट सॉल्यूशन है। साथ ही वो नाहिलिस्ट की तरह ये भी नहीं कहते कि मीनिंग क्रिएट करना टोटली इम्पॉसिबल है। कैमस के एब्सर्डिज्म में एक खास बात ये है कि उनका फोकस ट्रेडिशनल फ्री विल को ग्लोरीफाई करने पर नहीं है। उनके लिए सेंट्रल चीज़ ये है कि इंसान एब्सर्ड के साइकोलॉजिकल टेंशन को ऑनेस्टली फेस करे। वो भागे नहीं, वो इल्यूजन में ना छुप जाए, बल्कि वो डेफिनेटली और ऑथेंटिकली जिए, जानते हुए भी कि वर्ल्ड का कोई फाइनल गारंटी नहीं है। यानी एब्सर्डिज्म एक बीच का रास्ता है, न पूरी होप का क्लेम, न पूरी डिस्पेयर का सरेंडर, बल्कि एक ऐसी पोजीशन जहां इंसान टेंशन को एक्सेप्ट करता है और फिर भी जीने का डिसीजन लेता है। एल्बर्ट कामस ने खुद नाहिलिज्म का स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन किया। उनका एसे द रेबेल इस बात का क्लियर एग्जाम्पल है।
उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि अगर इंसान कुछ भी मैटर नहीं करता वाली पोजीशन ले लेता है तो वो खुद एक डेंजरस डायरेक्शन में जा सकता है। कैमस ने एग्जिस्टेंशियलिस्ट लेबल को भी रिजेक्ट किया, चाहे लोग उन्हें अक्सर एग्जिस्टेंशियलिस्ट के रूप में कैटेगराइज करते हैं। दोनों एग्जिस्टेंशियलिज्म और एब्सर्डिज्म एक ही बेसिक सवाल से शुरू होते हैं। अगर कोई इंसान एग्जिस्टेंशियल नाहिलिज्म की ट्रुथ को रियलाइज कर ले तो फिर उसे कैसे एक्ट करना चाहिए? अगर यूनिवर्स में मीनिंग एब्सेंट लगे या हिडन लगे तो मीनिंग का सीकर अगला स्टेप क्या ले? एब्सर्डिज्म को एग्जिस्टेंशियलिज्म का एक रिस्पॉन्स माना जाता है, लेकिन दोनों के बीच डिफरेंस कितना डीप है इस पर डिबेट होती रहती है। एग्जिस्टेंशियलिस्ट डेथ को डिनाई नहीं करता, वो मानता है कि मौत रियल है, फाइनल है, लेकिन फिर भी वो ऐसे फ्रेमवर्क्स डेवलप करता है जिसे मीनिंग को प्रिजर्व किया जा सके, जैसे पोस्टरी का आइडिया या किसी लार्जर ह्यूमन प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेशन। फॉर एग्जांपल, जीन पॉल सार्त्रे के यहाँ एक ग्रैंड ह्यूमनिस्ट प्रोजेक्ट का आइडिया मिलता है जहाँ इंसान अपने एक्शंस के थ्रू ह्यूमैनिटी को सेव करता है। एब्सर्डिस्ट स्पेशली कैमस के लाइन पर डेथ को एक फाइनल पॉइंट के रूप में देखते हैं जो हमारे सारे मीनिंग मेकिंग प्रोजेक्ट्स को अल्टीमेटली नलीफाई कर देता है। जो कुछ भी हम बिल्ड करते हैं एक दिन ख़त्म हो जाएगा। यहाँ एग्जिस्टेंशियलिस्ट रेसिस्ट करता है, वो कहता है मीनिंग फिर भी प्रिजर्व हो सकता है, जबकि एब्सर्डिस्ट इस नलिफिकेशन को एक्सेप्ट करता है। वो मानता है कि हाँ, फाइनल लेवल पर डेथ सब कुछ साइलेंस में ले जाती है। लेकिन फिर भी और यहाँ पर एब्सर्डिज्म अपनी यूनिक आइडेंटिटी बनाता है। एब्सर्डिस्ट जीने का डिसीजन लेता है, वो डिस्पेयर में गिरकर सरेंडर नहीं करता, वो आर्टिफिशियल होप में डिसॉल्व नहीं होता, बल्कि वो टेंशन के साथ जीता है। इसी सबल लेकिन गहरे फर्क में एब्सर्डिज्म की अपनी पहचान है, न पूरी तरह होप का इल्यूजन, न पूरी तरह डिस्पेयर का अंधेरा, बल्कि एक कॉन्शियस डिसीजन। मीनिंग की डिज़ायर और यूनिवर्स की साइलेंस के बीच जो गैप है उसे एक्सेप्ट करके भी जीना। एब्सर्डिज्म का बेसिक प्रॉब्लम अक्सर किसी काम डिटैच्ड फिलोसफिकल इंक्वायरी से सामने नहीं आता। ये लाइब्रेरी के साइलेंस में या सिर्फ थ्योरी पढ़ते वक्त यूजुअली फील नहीं होता। ये ज़्यादातर एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस के रूप में फूट पड़ता है। एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस एक इनर कॉन्फ्लिक्ट होता है, एक ऐसा मोमेंट जहां इंसान इस एहसास से जूझता है कि शायद लाइफ का कोई रियल मीनिंग नहीं है। ये सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया नहीं होता, ये एक डीपली फेल्ट साइकोलॉजिकल स्टेट होता है। इसके साथ स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिस्पेयर और कभी कभी डिप्रेशन भी जुड़ा होता है। डेली फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो सकती है, जो चीज़ें नॉर्मल लगती थी वो अचानक हैवी लगने लगती है। इस नज़रिए से देखें तो एब्सर्ड के पीछे जो कॉन्फ्लिक्ट है वो सिर्फ इंटेलेक्चुअल टेंशन नहीं है, वो एक साइकोलॉजिकल चैलेंज भी है। एक तरफ इंसान अपनी डेली लाइफ पूरी सीरियसनेस के साथ इंगेज्ड होता है, कैरियर, रिलेशनशिप, एम्बिशंस, मोरालिटी, सब कुछ उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है। वो प्लान बनाता है, फ्यूचर इमेजिन करता है, अपने गोल्स को डिफेंड करता है। लेकिन जब वो थोड़ा फिलोसफिकल रिफ्लेक्शन करता है, एक स्टेप बैक लेता है, तो उसे लग सकता है कि ये सब अल्टीमेटली इनसिग्निफिकेंट है। जो चीज़ें इतनी अर्जेंट लग रही थी शायद वाइडर पर्सपेक्टिव में उनकी इतनी इम्पोर्टेंस ना हो। इस रियलाइजेशन का एक्सपीरियंस अक्सर अनप्लीजेंट होता है। इंसान को स्ट्रेंजमेंट महसूस हो सकता है, जैसे वो अपनी ही लाइफ से थोड़ा पराया हो गया हो। एलिनेशन का एहसास आ सकता है, होपलेसनेस भी, क्योंकि जो फाउंडेशन पहले स्ट्रॉन्ग लग रही थी अब अनस्टेबल लगने लगती हैं। इसी वजह से एब्सर्डिज्म का रिलेशन साइकोलॉजिकल क्राइसिस से इतना इंटीमेट है। फिर सवाल उठता है, इस कन्फ्लिक्ट का रिस्पॉन्स क्या हो? कोई इसे डिनाई कैसे कर सकता है? कोई लाइफ को थोड़ा कम सीरियस लेने की कोशिश कर सकता है और कोई एब्सर्ड के खिलाफ रिवोल्ट कर सकता है, जैसे एल्बर्ट कामस ने सजेस्ट किया था।
लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात भी है। एब्सर्डिज्म को एक्सेप्ट करना सिर्फ नेगेटिव इफ़ेक्ट्स नहीं लाता, कुछ केसेस में इसका पॉजिटिव साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी हो सकता है। ये इंसान को अनएग्जामिन्ड बिलीफ्स और इनहेरिटेड डोगमास से थोड़ा डिस्टेंस लेने में मदद करता है। वो अपनी सिचुएशंस को ज़्यादा ऑब्जेक्टिव और ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से सकता है। कभी कभी जब इल्यूजन टूट जाता है तब क्लैरिटी भी पैदा होती है। एब्सर्ड का सामना करना पेनफुल हो सकता है, लेकिन वही सामना एक नए ज़्यादा ऑनेस्ट नज़रिए की शुरुआत भी बन सकती है। लेकिन यहाँ एक रिस्क भी छुपा हुआ है। अगर इंसान को सब सच में लगने लगे कि सब कुछ अल्टीमेटली आर्बिट्रेरी है, तो फिर सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस भी धीरे धीरे लेवल होने लगते हैं। जो पहले बहुत इम्पोर्टेंट और बिल्कुल अनइम्पोर्टेंट के बीच क्लियर लाइन थी, वो ढूंढनी पड़ सकती है। फिर सवाल उठता है, अगर सब चीज़ें लास्ट लेवल पर इक्वल ही हैं तो क्या चूज़ करें? कैसे डिसाइड करें कि कौन सा रास्ता अच्छा है, कौन से डायरेक्शन में जीना सही है? जब हर ऑप्शन का फाइनल जस्टिफिकेशन डाउटफुल हो तो डिसीजन लेना हैवी हो जाता है। यही एब्सर्डिज्म का डबल एज दिखाई देता है। एक तरफ ये लिबरेशन दे सकता है, जैसे कोई इनविजिबल प्रेशर हट गया हो। अगर कोई अल्टीमेट स्क्रिप्ट नहीं है तो शायद हम ज़्यादा फ्री जी सकते हैं। एक्सपेक्टेशंस और इम्पोज्ड मीनिंग से थोड़ा आज़ादी मिल सकती है। लेकिन दूसरी तरफ ये पैरालिसिस का डेंजर भी ला सकता है। अगर कुछ भी फाइनल लेवल पर मैटर नहीं करता तो फिर एफर्ट क्यों करें, कमिटमेंट क्यों रखें? एक्शन लेने का मोटिवेशन भी कमज़ोर पड़ सकता है। इसी टेंशन के बीच एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का रियल ड्रामा अनफोल्ड होता है। एक साइड पर फ्रीडम का एहसास, दूसरी साइड पर डायरेक्शनलेस होने का डर। एक तरफ लाइटनेस, दूसरी तरफ एम्प्टीनेस। एब्सर्ड का एक्सपीरियंस इसी बीच झूलता रहता है।